नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस अभ्यास की करंट अफेयर के प्रोग्राम में। हम लोग क्या कर रहे हैं, घटनासार देख रहे हैं, घटनासार की 6 मंथली देख रहे हैं और आज से हम लोग साइंस टेक स्टार्ट करेंगे। 2 क्लास में आपकी साइंस टेक समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलो साइंस टेक स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला आपकी साइंस टेक में न्यूज है, पेज नंबर आपको बता दूं तो पेज नंबर मेरे भाई है इसका 112 नंबर से स्टार्ट है, 112 नंबर से, ठीक है। और 10 पेज में आपकी साइंस टेक है, 5-5 पेज टारगेट करेंगे, ठीक है। 1 घंटे लग जाएंगे समाप्त करने में, क्योंकि आराम से अच्छे से समझना है तो 1 घंटे का टाइम तो लगेगा। अब देखो, कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो की खोज की। तो सबसे पहली बात क्या है, भूमध्य सागर। तो हमारे पास क्या होमवर्क हो गया कि हमको भूमध्य सागर को इन डिटेल समाप्त करना है। देखो पेपर में समुद्रों के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके नाम पूछते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सीज के नाम मैं आपको लिख दे रहा हूं, जिसके क्या करना है, जिसके बारे में हमको जानना है। जैसे सीज में हम लोग देखें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सीज, तो उसमें एक तो ठीक है आपका अभी लिखा है भूमध्य सागर, तो हम लोग कर लेंगे मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कर लेंगे। भूमध्य सागर के पास हमको क्या कर लेना है, कैस्पियन सी कर लेना है, कैस्पियन सागर करना है। कैस्पियन सागर के बाद से हमारे पास लाल सागर, जानना लाल सागर करना है, ठीक है। लाल सागर की सराउंडिंग कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए। ब्लैक सी यानी काला सागर, काला सागर की सराउंडिंग कंट्री का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपकी नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर के सराउंडिंग कंट्री का नाम हमको पता होना चाहिए। अब जब आप ये तैयार करोगे तो ऐसा है कि इसको 2 काम करना है। एक तो क्या करना है, देखो इसको तैयार करने का तरीका बताता हूं। आज क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, जानना यूट्यूब पे जाओ, आपको तरीका बताता हूं मेरे भाई। ज्योग्राफी को आप यूट्यूब के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से मैपिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ और शॉर्ट वीडियोस में जाना, शॉर्ट वीडियोस में जाना। कभी भी देखो रिवर्स की ट्रिब्यूटरी जानना हो, ठीक है, किसी सीज के चारों तरफ की सराउंडिंग कंट्रीज को जानना हो, तो हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि हमको शॉर्ट वीडियोस में जाना। शॉर्ट्स हम लोग बहुत देखते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट्स की आदत डालो। होगा क्या कि कुछ ट्रिक्स बताए गए रहेंगे, उन ट्रिक्स को तैयार करना है। प्लस इसको गूगल मैप पे जाना, गूगल मैप पे, और इसको गूगल मैप पे एक बार सर्च करना, ठीक है। तो होगा क्या कि आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे सराउंडिंग कंट्रीज के ट्रिक समझ में आएंगे, प्लस आपको देखेगा कि 2 समुद्रों के बीच में क्या है कि एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है जो क्या कर रही है, 2 समुद्रों को जोड़ रही है। तो हमको यहीं से आप जल संधियां भी तैयार कर लोगे। तो स्मार्ट अप्रोच पे काम करना है, स्मार्ट अप्रोच पे। इसी तरह की कुछ कंट्रीज का नाम और भी पूछता है। जैसे आपसे क्या पूछता है कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, यानी 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो सॉरी विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, सॉरी, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो हमको क्या पता होना चाहिए कि जो विषुवत रेखा है, ध्यान देना, जो विषुवत रेखा वो किन कंट्रीज से होकर जाती है, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा ये दिमाग में रखना। उसके असिस्टेंट हमको होता है कि 23rd डिग्री हाफ नॉर्थ, जिसको हम लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा 23rd डिग्री साउथ मकर रेखा, मकर रेखा पे स्थित देश। चौथा स्टैंडर्ड टाइम लाइन पे स्थित कंट्रीज, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, ठीक है, उसको दिमाग में रखना है। उसमें कौन कौन से कंट्री स्थित है, पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। आता है पचवा, ध्यान देना आपका। इसी तरीके से ये चूंकि आपका इंडिया में भी जाती है, तो किस किस स्टेट से जाती है ये आ जाता क्वेश्चन। जो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो किस किस स्टेट से गुजरती है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो बेसिकली हमको इन चीजों को ध्यान देना ही देना होता है, जानना। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो हुआ क्या है कि भूमध्य सागर में अभी सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो की खोज की गई। जो ये खोज जिस टेलीस्कोप के थ्रू की गई, उस टेलीस्कोप का नाम है KM3 नेट, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। क्या नाम है उसका, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप है कहां, तो ये टेलीस्कोप भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में 3.5 किलोमीटर की गहराई पे स्थित है। अगर इसका लोकेशन जानना है तो सिसिली समुद्र तट से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये समुद्र तल से 3.5 किलोमीटर की गहराई पे स्थित है। अब देखो ये है क्या, तो कह रहा है कि यह एक निर्माणाधीन यूरोपीय रिसर्च फैसिलिटी है
जहाँ पे लगभग 300 साइंटिस्ट इंजीनियर्स के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। क्या है कि ये यूरोपीय रिसर्च फैसिलिटी है, यूरोपीय रिसर्च फैसिलिटी है, निर्माणाधीन है, यानी अभी बन रहा है और भी निर्माण हो रहा है। इसका काम क्या है, न्यूट्रिनो की स्टडी करना, न्यूट्रिनो की स्टडी करना, न्यूट्रिनो का पता लगाना, बेसिकली इसका क्या है, काम है, इसका काम है। ठीक, तो एक चीज हमने समझ लिया कि भाई कि कहां पे पता चला। अब देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, जो अभी सबसे ऊर्जावान न्यूट्रिनो की खोज की गई है, इसकी विशेषता क्या है। तो यहां पे देखो इसकी विशेषता यहां पे लिखी गई है, आपका जो सेकेंड डॉट पॉइंट है। तो कह रहा है कि यह पूर्व में देखे गए किसी भी पार्टिकल की तुलना में, मतलब इसके पहले किसी भी न्यूट्रिनो की जो खोज हुई है, किसी भी पार्टिकल्स की जो खोज हुई है, अगर हम उससे तुलना करें तो 30 गुना अधिक ऊर्जावान है। उनसे ये क्या है, 30 टाइम ज्यादा ऊर्जावान है। तो किसी भी पार्टिकल की तुलना में क्या है, ये 30 गुना अधिक ऊर्जावान है। फोटॉन की तुलना में 10 to 15 टाइम ऊर्जावान है। ठीक है, फोटॉन की तुलना में क्या है, 10 to 15 टाइम ऊर्जावान है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल्स, ध्यान देना, यह सबसे बड़े पार्टिकल, ध्यान देना, एक्सेलरेटर जिसका नाम क्या है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल से क्या है, 10 टाइम पावरफुल है। तो जना फोटॉन से कितना, 10 to 15 टाइम्स। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल से कितना पावरफुल है, तो लगभग 10 टाइम्स। और किस, ठीक है, ये बताता है कि कितना ऊर्जावान है, ये कितना ऊर्जावान है। ठीक है, इससे क्या है, बेसिकली ब्रह्मांड को समझने में, ठीक है, या इस काफी हेल्प मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आपकी न्यूट्रिनो के संदर्भ में कुछ बातें बता रहा है, ध्यान से देखना है। कह रहा न्यूट्रिनो, जिन्हें हम अक्सर घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, विद्युत रूप से क्या होते हैं, ये विद्युत रूप से क्या होते हैं, तटस्थ होते हैं, लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं। ठीक है, तो यह विद्युत रूप से तटस्थ, लगभग द्रव्यमान रहित एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रिनो क्या है, एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो विद्युत रूप से तटस्थ या उदासीन रहते हैं, लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं। ठीक है, ध्यान रहा। अच्छा, कह रहा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो कह रहा इससे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, बिना विचलित हुए, चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए, चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित हुए बिना तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के बीच क्या है, लंबी दूरी तय कर लेते हैं, लंबी दूरी तय कर लेते हैं। क्योंकि ये विचलित नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या है, विद्युत रूप से तटस्थ है, यही कारण है, ये विचलित नहीं होते हैं। इसलिए इनको ब्रह्मांडीय संदेश वाहक के नाम से भी जाना जाता है, या इनको ब्रह्मांडीय संदेश वाहक भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो के संदर्भ में। तो हमने क्या समझ लिया कि भाई जो KM3 नेट वेधशाला ने भूमध्य सागर में जिस पावरफुल न्यूट्रिनो की खोज की, तो कैसे पावरफुल है उसकी तुलना हमने देख लिया। फिर भूमध्य सागर हमने होमवर्क कर लिया। फिर हमने क्या किया, KM3 नेट जो कि एक क्या है, एक यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है, निर्माणाधीन है। ठीक है, इसके बारे में समझ गए ये कहां पे स्थित है। इसके हमने क्या किया, इसके बाद हमने बेसिकली फोटॉन्स को, जो न्यूट्रिनो को समझ लिया। ठीक है, न्यूट्रिनो समझ लिया। नेक्स्ट भाई आपका है लंबे समय से ओपन एआई और एलन मस्क। आप देखो इधर क्या है भाई, बिजनेस और पॉलिटिक्स का जो सबसे अच्छा मिक्सचर आपको दिखाई पड़ेगा वो यूएसए में दिखाई पड़ रहा है। समझो बात को, ये दो पर्सनालिटी भाई ऐसे आ गए हैं जो यूएसए फर्स्ट के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, अब समझो, ये किसी के मित्र नहीं, किसी के शत्रु नहीं है, ये सबके शत्रु हैं, डायरेक्टली हम लोग कह लेते हो, सबके शत्रु है। ठीक है, अब समझो बात। तो एलन मस्क ने एआई कंपनी, एलन मस्क की जो एआई कंपनी है, उसने क्या किया, एक नया एआई चैटबॉट गॉर्क K3 लॉन्च किया। क्या, गॉर्क K3 लॉन्च किया, जानना। इसके पहले गॉर्क K2 भी आ चुका था। अब जाहिर सी बात है, न्यूज में है कि एलन मस्क की एआई चैटबॉट गॉर्क K3 ये अब तक की सबसे पावरफुल चैटबॉट है, और इसको 4 महीने से कम समय में क्या किया गया, विकसित किया गया। 4 महीने से कम समय में विकसित करने के लिए जो इंफ्रा डेवलप किया गया, वो भी अपने आप में एक उल्लेखनीय भूमिका है। क्यों भाई, इंफ्रा भी फिर कम समय में डेवलप करना पड़ा ना। अब देखो कह रहा है, इसको देखो, अब इन्होंने इसको मार्केटाइज कैसे किया। जब इसको लॉन्च किया गया, गॉर्क K3 लॉन्च किया गया, तो 1 लाख दर्शकों ने, जानना, 1 लाख दर्शकों ने इसको लाइव, इसका जो लॉन्च है वो देखा है। 1 लाख दर्शकों ने क्या किया है, इसके लॉन्च को देखा है। कह रहा है कि जब ये इसको जब लॉन्च किया गया और इसकी क्षमता को देखा गया, तो पता क्या चलता है कि जो यह उन्नत संस्करण है, यानी जो गॉर्क 3 है, इसके पहले गॉर्क 2 आया था, ये उससे भी काफी उन्नत है। ठीक है, तो ये ओपन एआई का ही आपका क्या है, चैट जीपीटी में जो तो आप लोग सुनते हो, वो चैट जीपीटी किसकी है, ओपन एआई की है। तो ओपन एआई हो, गूगल और चीनी एआई कंपनी क्या है, उसका नाम है डीपसीक।
इन सभी से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। और मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, और एक आध फील्ड और ऐसा है जिसमें तो मतलब एक सर्वे करके एक डाटा निकाला गया, तो उस डाटा वो ग्राफ दिखाती है कि इनसे काफी अग्रणी है, काफी सटीक क्या कर रही है, कैलकुलेशन कर रही है। ठीक है, तो ओपन एआई का जो डीपसीक है, या सॉरी ओपन एआई का जो आपका क्या बोलेंगे, ओपन एआई का जो आपका वो चैटबॉट है, उसका नाम है आपका चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी और डीपसीक, इन दोनों से काफी उन्नत है। इन दोनों, कभी कभी दिमाग से गुजर जा रहा है भाई, दोनों से काफी उन्नत है। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, तो XAI के अधिकारी काफी काम किए होंगे। तो इन्होंने बताया कि भाई कि हमने इसको तैयार करने के लिए क्या किया कि ओनली 122 डेज, केवल 122 दिनों में, केवल हमने क्या किया 122 दिनों में 1 लाख जीपीयूज की स्थापना की। 1 लाख क्या किया, 1 लाख जीपीयूज की हमने क्या की स्थापना की। ये किस कौन बोल रहा है, तो ये बोल रहे हैं XAI के जो ऑफिसर्स हैं। इन्होंने बताया कि भाई कि आपको जो ये उन्नत संस्करण दिख रहा है, इसके पहले काफी मेहनत किया गया है। मेहनत क्या किया गया, तो उन्होंने बताया कि हमने परिश्रम ये किया है कि मात्र 122 डेज में हमने 1 लाख जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की। ठीक है, यही नहीं, यच 100 क्लस्टर का आकार 92 दिनों में कितना कर दिया, 2 टाइम कर दिया गया। ठीक है, H100 क्लस्टर का इन्होंने शेप क्या बोला कि भाई हमने 2 टाइम कर दिया, 2 गुना कर दिया ओनली 92 डेज में। तो यानी क्या है, इसको कम समय में बनाने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस काफी ज्यादा किए। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफी ज्यादा किए। ठीक है, कह रहा कि ग्रोथ 3 को XAI के कोलोसस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित किए जाने की संभावना है। तो बेसिकली किस सुपर कंप्यूटर के थ्रू ये संचालित किया जाएगा, तो कोलोसस सुपर कंप्यूटर के थ्रू इसको संचालित किए जाने की संभावना है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यहां बोली गई है, इसके बारे में यहां पे बोली गई है। देखो जो इसका ग्रोक नाम रखा गया ना, ग्रोक नाम बेसिकली यहाँ पे एक पर्सनालिटी है, उनका नाम है रोबोट। ठीक है, हेनलिन। ठीक है, हेनलिन, इनकी एक बुक है स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंज लैंड। ठीक है, उसमें ग्रोक के बारे में चर्चा है, तो वहां से ग्रोक वर्ड लिया गया है। तो क्या पता कि आपसे बुक, ये बुक ही आपकी न्यूज में आ गई, स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंज लैंड, पूछ दे कि भाई ये बुक किसके द्वारा, किस पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये वैल्यूडेशनल पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये वैल्यूडेशनल पॉइंट है। ठीक है, अब एक बार फिर से आपको क्या करता हूं, आपको ग्रोक 3 को रिवीजन करा देता हूं। तो ग्रोक 3 क्या है, तो XAI हम लोग कैसे, एलन मस्क की जो AI कंपनी है उसका एक अपडेटेड वर्जन है ग्रोक 2 का। ये चैट जीपीटी हो या ये डीपसीक हो, उन सबसे उन्नत है। 1 लाख दर्शकों ने लाइव देखा, 1 लाख जीपीयूज 122 डेज में इसके लिए डेवलप किए गए। H100 क्लस्टर को 92 डेज में क्या किया गया, डबल कर दिया गया। ठीक है, ये सारी विशेषताएं इसमें लिखी गई हैं। ग्रोक 3 को XAI के कोलोसस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित किए जाने की संभावनाएं हैं। ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे हमारे लिए नेक्स्ट बात देखो लिखी गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब इससे ट्रेडिशनल आपकी क्या चीजें पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान देना। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्सुपियल स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग, इसमें लिखा गया है मार्सुपियल स्पीसीज के बारे में, लेकिन एक नोट आप साइड में बना लेना। ठीक है, मार्सुपियल स्पीसीज के बारे में आप एक अलग से साइड में यहाँ पे नोट बना लेना। ठीक है, मार्सुपियल स्पीसीज यानी जो थैलीधारी होते हैं ना, कि जो अपने बच्चों को संरक्षित करने के लिए, जिनकी त्वचा में, जिनकी बॉडी में एक थैली पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू के थैली में पाई जाती है, कंगारू के। ठीक है, तो उनको हम लोग मार्सुपियल या थैलीधारी प्रजाति के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। इन प्रजातियों का नाम देखो, यहाँ पे कुछ प्रजातियों के नाम लिखा भी गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कोआला। कोआला भी क्या है, एक मार्सुपियल प्रजाति है, एक मार्सुपियल प्रजाति है। ठीक है, क्या, कोआला। ठीक है, कोआला, कोआला। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया तस्मानियन डेविल। यहाँ पे क्या लिखा गया है, तस्मानियन डेविल, तस्मानियन। ठीक है, डेविल, तस्मानियन डेविल्स। उत्तरी हेनरी नोज वॉम्बैट, उत्तरी हेनरी नोज वॉम्बैट्स। तो यहाँ पे जो वॉम्बैट्स हैं, आपके वॉम्बैट्स हैं, ये भी क्या है, आपका मार्सुपियल स्पीसीज है। लीड बिटर्स पॉसम, लीड बिटर्स पॉसम का नाम लिखा गया है।
लीड बीटर्स पॉसम, ये क्या है, ये आपके बेसिकली लीड बीटर्स पॉसम, ठीक है, ये क्या है आपके ठीक है, लीड बीटर्स, ठीक है, लीड बीटर्स पॉशम, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके ये सब आपके क्या है, ये सब आपके मार्सुपियल, मार्सुपियल स्पीसीज हैं, ध्यान रहा। और ये मार्सुपियल स्पीसीज के साथ दिक्कत क्या है भाई, इनका संरक्षण ठीक तरीके से ना हो पाने के कारण ये समय के साथ संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल हो जा रही हैं। क्या हो रही हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल हो जा रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली साइंटिस्ट ने मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या किया, पहली बार आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया। आपने आईवीएफ तकनीक का प्रयोग बेसिकली मानव और जानवरों के लिए सुना होगा, बेसिकली मार्सुपियल जानवरों के लिए अब पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ जानवरों के लिए आईवीएफ तकनीक का इसके पहले भी प्रयोग किया। मेनली इस तकनीक का प्रयोग आपको मानव के में देखने को मिलता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं आईवीएफ को। देखो अब क्या कह रहा है कि भाई कि जो अभी हुआ क्या है कि आईवीएफ तकनीक के माध्यम से कंगारू भ्रूण का विकास किया गया, ठीक है। यानी अगर हम लोग क्या करें, मैनुअली कंगारू भ्रूण को का विकास कर ले आईवीएफ तकनीक के थ्रू, तो भाई हम लोग कंगारू के अभी क्या है, धीरे धीरे संकटग्रस्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो रहे हैं, तो हम इनको इससे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक उपलब्धि होगी। ये किसने किया, कंगारू भ्रूण की का जो निर्माण किया गया आईवीएफ तकनीक के माध्यम से। तो कंगारू हमको पता है ऑस्ट्रेलिया की, भाई हमको लगता है कि ऑफिशियल तो मुझे पता नहीं है, बट मैं लगभग तय हूं कि कंगारू क्या इनका राष्ट्रीय पशु होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने क्या किया, बेसिकली ये प्रयोग किया, ठीक है। और इस प्रयोग को मतलब जब उन्होंने इस प्रयोग के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू जब कंगारू भ्रूण को डेवलप किया, तो इन्होंने एक मैगजीन है उसमें रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया। रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में इस आईवीएफ तकनीक से डेवलप्ड कंगारू भ्रूण के बारे में बताया, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, मार्सुपियल स्पीसीज के बारे में देख लिया। तो अब इसकी बेसिकली बेनिफिट्स कोई पूछे क्या होगा, तो बेनिफिट्स यही होगा कि भाई कि अब इनके संरक्षण में क्या होगा, मदद मिलेगी, तो यही इसका लाभ होगा। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजीज में क्या है कि हमको इसरो, डीआरडीओ, फला ढमका के बारे में तो देखना ही होता है। डीआरडीओ डिफेंस में देखते हैं, इसरो के बारे में या अन्य नासा के बारे में या अदर किसी कंट्री की कोई स्पेस सैटेलाइट्स हैं या अचीवमेंट्स है, उसको तो देखना होता है। हमारे कई सारे स्टार्टअप्स भी हमने प्राइवेट सेक्टर के स्टार्ट किए जो काफी अच्छा काम कर रही हैं। उन्हीं में आपका खासतौर पर बेंगलुरु में आपको स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें आपका एक स्टार्टअप है जिसका नाम है दिंग तारा। तो कह रहा है दिंग तारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। किसने, दिंग तारा ने। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि हम दिंग तारा को समझने की कोशिश करें, ठीक है। दिंग तारा को क्या करें, समझने की कोशिश करें। तो चलिए भाई दिंग तारा को समझते हैं, ठीक है। एक सेकंड आप मुझे बस टाइम दे देना, ठीक है। दिंग तारा को तो देखो कह रहा है कि दिंग तारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। तो एक तो ये डायरेक्टली पीटी में हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित अंतरिक्ष सेक्टर की निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप के द्वारा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, ठीक है। और इस अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह की विशेषता मैं आपको बता दूं, यहाँ कहीं लिखा गया है जो समझने में आपकी काम आएगी, ठीक है, ठीक है। अभी नीचे हमको लगता है कि फ्लो में जाएंगे तो मिलेगा। ये बताया कि कितने किसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, मतलब ठीक है, उसके बारे में चलिए अभी आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यहाँ पे तुरंत नीचे लिखा था, जो भी पहचाना थे, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तु को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को भी क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। आगे बात समझे। तो इससे क्या होगा, अंतरिक्ष निगरानी हमारी क्या होगी, बहुत दृढ़ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम लोग समझते हैं, कह रहा है कि भाई कि जो ये आपकी दिंग तारा है ये बेंगलुरु में स्थित है,
इसने जो हेडिंग है वो उपलब्धि हासिल की। और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तु को ट्रैक कर सकती है। कह रहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा, ठीक है, दिंग तारा ने बात आती कि ये जो इस उपग्रह को जो इसने लॉन्च किया तो किसके थ्रू लॉन्च किया, तो किस सैटेलाइट के थ्रू लॉन्च किया, ठीक है, या किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रॉकेट है, उसका नाम है ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट। हमेशा आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे ऐसे एक कॉलम बनाना होता है, ठीक है, सैटेलाइट या मिशन, ठीक है, सैटेलाइट या मिशन, ऐसे एक क्या करना होता है, एक कॉलम बनाना रहता है, सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे डबल टी करना, सैटेलाइट या मिशन, ऐसे एक कॉलम बना लो, मिशन। सेकंड कॉलम में बना लो, ठीक है, इंस्टीट्यूट यानी संगठन, किसके द्वारा वो प्रक्षेपण किया गया, उसको डेवलप किसके द्वारा किया गया। यहां पे लिख दो, ठीक है, वो साइट का नाम, ठीक है, जो प्रक्षेपण साइट है उसका नाम, ठीक है, लोकेशन, तो हो गया लोकेशन, ठीक ना। एक कॉलम बना लो आपका लोकेशन, और अगला कॉलम बना लो उसका, देखना अगला कॉलम बना लो, या लोकेशन के पहले भी एक कॉलम बना लो, ठीक है, वो व्हीकल्स की, वो किस साधन से, जैसे ये क्या किया गया है, ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से, ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के थ्रू भेजा गया है, ध्यान देना, ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के थ्रू भेजा गया है। तो हमको लॉन्च साइट, लॉन्च व्हीकल्स का एक क्या करना चाहिए, लॉन्च लोकेशन की जगह लॉन्च साइट लिख देना, और लॉन्च व्हीकल एक कॉलम बना देना, ठीक है, और एक कॉलम बना देना इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे संबंधित। तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं, सैटेलाइट या मिशन एक कॉलम, सेकंड कॉलम इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा उसको डेवलप किया गया या विकसित किया गया है, तीसरा लॉन्च साइट, चौथा लॉन्च व्हीकल, पांचवा उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये 5 आप लाइंस बना सकते हो। अब इसमें ऐसे पहला नंबर पे क्या लिख दो, इसमें पहले नंबर पे आप लिख दो, ठीक है, इसमें पहले नंबर पे आपको लिख दो कि स्कॉट, ठीक है। अब समझो पहले स्कॉट क्या है, तो कह रहा है कि भाई इसको हमने लॉन्च व्हीकल वाले में आप लिख देना कि ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के थ्रू क्या किया गया, इसका प्रक्षेपण किया गया। लॉन्च साइट क्या है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका, वेंडरबर्ग कैलिफोर्निया अमेरिका से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो कहां से, कैलिफोर्निया अमेरिका, तो ये लॉन्च साइट हो गया। और मिशन, ये जो सैटेलाइट, इसका नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम है स्कॉट, सैटेलाइट का नाम क्या है, स्कॉट नाम है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्पेस, ठीक है, कार्नेरा, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्पेस कार्नेरा, स्कॉट, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, तो इसका नाम क्या है, स्कॉट। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आप लिख देना ऐसे स्कॉट। इंस्टीट्यूट में क्या लिख दोगे आप लोग, इंस्टीट्यूट में आप लिख देना दिंग तारा, इंस्टीट्यूट में क्या लिखा जाएगा, दिंग तारा। लोकेशन या लॉन्च साइट पे क्या लिखा जाएगा, कैलिफोर्निया, व्हीकल में क्या लिखा जाएगा, ट्रांसपोर्टर 12, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या लिखा जाएगा कि ये 5 सेंटीमीटर तक की छोटे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको भी क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। ये फॉर्मेट मेरे भाई बनाओ, ये फॉर्मेट बनाओ। अब मान लो कल को इसको अरेंज करने के लिए देगा ना, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़ा सा, अच्छा इसके बारे में देखो, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और बताई गई हैं, ठीक है। एक और कह रहा कि बेंगलुरु स्थित एक अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सल। इस स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है मेरे भाई, पिक्सल ने क्या किया है, 3 फायरफ्लाई उपग्रह क्या है, स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से ही प्रक्षेपित किया है। ध्यान देना, ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से ही क्या है, प्रक्षेपित किया गया है। 3 फायरफ्लाई उपग्रह, तो एक क्या हो गया, फायरफ्लाई उपग्रह डेवलप किस द्वारा किया गया, पिक्सल स्टार्टअप के द्वारा, प्रक्षेपित किस द्वारा किया गया, ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट्स के थ्रू। कह रहा है जो से ही प्रक्षेपित किया गया, जो 30 मीटर मानक से 6 गुना अत्यधिक दक्ष है, जो 30 मीटर मानक से 6 गुना अत्यधिक दक्ष है। मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी है, 6 टाइम है। कह रहा कि फायरफ्लाई इस समय दुनिया का सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाला व्यवसायिक स्तर का हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह समूह है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है जिसको रीड कर लेना है। तो उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे फायरफ्लाई सैटेलाइट। अगला ये अभी क्या हुआ कि हमने चंद्रयान 3 भेजा था। अब आपको क्या होता है, हो सकता है कि चंद्रयान 3 के बारे में फिर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भेज दें कि हमने चंद्रयान 3 को कब यहां से प्रक्षेपित किया, चंद्रयान 3 कब वहां पहुंचा, बीच का डिस्टेंस और ड्यूरेशन आपको पता चल जाएगा। एक तो ये पूछ सकता है, वहां पहुंचा तो उस जिस जगह पे उतरा चंद्रयान 2 वाले साइट का नाम हमने कुछ और रखा था,
चंद्रयान 3 वाले पॉइंट्स का नाम हमने कुछ और रखा, ठीक है। मैं जानबूझ के पॉइंट्स का नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है। एक शिव से संबंधित है, भगवान शिव से, एक तिरंगा से संबंधित है, ठीक है। अब सही हो तो मैं सही बात बताओ, अगर नहीं सही हूं तो भाई लिख के बताओ कि सर ये बात है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने 22 दिसंबर के लिए आप जब पढ़ोगे तो भी चंद्रयान 3 बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मतलब 22 दिसंबर के लिए जो करंट अफेयर पढ़े हो तो हमको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन तैयार कर लेना होता है। तो अभी मैंने आपको कुछ होमवर्क भूमध्य रेखा मतलब वो दिया था, यहीं पे एक क्या करो, आप जब जियोग्राफी पढ़ते हो तो हमको जो ब्रह्मांड है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ना होता है, हमको सूर्य पढ़ना होता है, मतलब तारे पढ़ना होता है, हमको आकाशगंगा पढ़ना होता है, हमको विभिन्न ग्रहों का स्टडी करना होता है, ठीक है। तो उसी में हमको क्या करना था, हम थोड़ा सा चंद्रमा पढ़ लेंगे। तो चंद्रमा के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी कर लेना है। ये एक होमवर्क ले लो कि चंद्रमा के बारे में आपको जो भी जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो, आप घटना चक्र से पढ़ रहे हो तो चंद्रमा के बारे में घटना चक्र में जो लिखा है आपको स्टडी करना है। सिंपल बात, बहुत बकवास नहीं। अब देखो हुआ क्या है, तो चंद्रयान 3 बेसिकली जहां पे उतरा तो हमने क्या डिसाइड किया है कि चंद्रयान 3 के डेटा जो उसने डेटा भेजे, उस डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का हम क्या करेंगे, एक भूवैज्ञानिक मैपिंग करेंगे, ठीक है। एक जियो साइंटिफिक क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, विस्तृत मैपिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र फरवरी 2025 में जारी किया गया, ठीक है। अच्छा, ये मैपिंग कब जारी किया गया, तो फेब 2025 में। तो चांसेस है कि कब जारी किया गया ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आया। तो फरवरी महीने में क्या हुआ कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की एक मैपिंग जारी की गई। अब देखो बेसिकली जारी करके क्या बताया गया, पहली बात, इस मैपिंग को जारी करने में किस इंस्टीट्यूट ने सहयोग किया, तो इसमें जो सहयोग किया रिसर्च में, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम प्रयोगशाला के सहयोग से बेसिकली ये मानचित्र तैयार किया गया, ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला ने के सहयोग से इसको बेसिकली डेवलप किया गया, ठीक है। तो शोध में सहयोग, ये हम लोग दिमाग में रखेंगे, हमको तैयार हो गया, ये हमारा तैयार हो गया। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं जब स्टडी क्या किया गया, तो मान लो कि हमने यहाँ पे कई सारे क्या है कि गड्ढे पाए जाते हैं, बहुत चंद्रमा पे बहुत सारे गड्ढे क्रेटर्स हैं। तो जब इन गड्ढों का स्टडी किया गया तो कि भाई कि कितने पुराने हैं, तो स्टडी से क्या पता चला कि इनकी आय निकला लगभग 3.7 अरब ईयर पुराना, और लगभग पृथ्वी के जीवन काल से ये लगभग मैच कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा का निर्माण भी उसी समय हुआ होगा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, लगभग टाइम फेज सेम पाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र की अनुमानित आय लगभग 3.7 अरब ईयर है, जो इस काल से मेल खाती है जब पृथ्वी की प्रारंभिक सूक्ष्म जीवन विकसित हो रहा था। यानी पृथ्वी के टाइम फेज से ये मैच कर रही है थोड़ा सा। अच्छा, कह रहा कि वैज्ञानिकों ने सोमबर्गर क्रेटर जानना, तो ये सोमबर्गर क्रेटर कहां पे है, पेपर में ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है मैथ्स कॉलम या कहीं पे। तो साइंटिस्ट ने इस क्रेटर की भी स्टडी की, तो हुआ क्या, कहा क्या कि इस क्रेटर से जो मलबे निकले, उस मलबे का जब उन्होंने स्टडी किया तो क्या पाया कि इस गड्ढे से, इस क्रेटर से निकले टुकड़ों ने चंद्रयान 3 के लिए क्या किया, एक फ्लैट लैंड, एक सतह का आकार दिया जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया था, जहां पे चंद्रयान 3 क्या किया था, लैंड किया था। तो मैपिंग्स में ये बातें बताएगी, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें बेसिकली बताएगी, अंदर की बातों आपको आप रीड कर सकते हो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ के आधार पे है, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया जो कि न्यूज में है, वह है CE20। तो पेपर में क्या दे सकता है कि एक तो डायरेक्टली आपको मैथ्स कॉलम में मैच कराने के लिए बोल सकता है कि भाई CE20 क्या है। तो CE20 आपका एक क्रायोजेनिक इंजन है। पहली बात मेरे भाई क्या है, यह एक क्रायोजेनिक इंजन है, आपको तो यही तैयार करना है, पेपर में हेडिंग से ही आ सकता है क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है। अब इस CE20 क्रायोजेनिक इंजन की कुछ बारे में देखते हैं, कुछ बारे में देखते हैं। देखो पहली बात क्या बोल रहा है, पहली बात बोल रहा है, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो जाहिर सी बात है इसरो के द्वारा। कहां पे इसका परीक्षण किया गया, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। कहां पे परीक्षण किया गया, तो इसरो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसका परीक्षण किया गया, अब इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषता यह है कि इसरो द्वारा यह स्वदेशी रूप से विकसित है, फुली इंडिजिनस, इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। तो एक तो इसकी विशेषता क्या होगी कि ये इसको इंडिजिनस यानी स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया गया है, इसको विकसित किया गया है, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है ये क्रायोजेनिक इंजन जब हमने स्वदेशी रूप से बना लिया तो हमारा जो स्पेस अन्वेषण है, तो स्पेस अन्वेषण कार्यक्रम हमारा क्या होगा, और अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित हमने देख लिया, CE-20 देख लिया। अगला जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में टाइम लेना क्योंकि ये टफ टॉपिक है, ये टफ टॉपिक है, तो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसरो का स्पेडेक्स मिशन, कह रहा है कि इसरो का स्पेडेक्स मिशन पूर्णतः सफल हुआ। ठीक है, अब ये इसका टाइम भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये भारत के लिए एक क्या है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ध्यान देना, स्पेडेक्स मिशन का नाम क्या है, स्पेडेक्स मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यानी अब भारत डॉकिंग टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अग्रणी हो गया। अब डॉकिंग टेक्नोलॉजी का हमने सफल परीक्षण कर दिया तो भारत डॉकिंग में क्या हुआ, अग्रणी हो गया और ऐसा चौथा कंट्री बन गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि भारत इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात भारत ऐसी क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। तो जैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंट सफल किया तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन गया, चौथी कंट्री बन गया, फोर्थ कंट्री, चौथा देश बन गया जिसने ऐसा काम किया है। ठीक है, इसके पहले भारत, अमेरिका, रशिया और चीन ने किया है। अब सोचो ये पाकिस्तान हमको क्यों, देखो पाकिस्तान जिंदगी में एक चीज दुर्भाग्य से अच्छा हो गया, परमाणु बम बना ली। जीवन में उसकी सुरक्षा के लिए वही उतना जरूरी है, और देखना जिंदगी में वो वही परमाणु बम का बारूद खा के मरेंगे सब। ठीक है, ध्यान देना, हमको इसी के लिए अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है और अपने डिफेंस पे ध्यान देना है। हमने दिखाया अपनी डिफेंस के दम पे, हमने दिखाया, हमने आपको, हम तो S-400 का नाम लेते लेते परेशान हो गया है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत की कई सारी इंडिजिनस, ठीक है, जो भारत की इंडिजिनस हम लोग कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम था, उसकी भी भूमिका इक्वली रही है S-400 के। लेकिन ठीक है, हमारा मित्र देश है रशिया, तो हमने S-400 को ज्यादा तवज्जो दिया और शायद चाइना को, यूएसए को बेकार भी लगा कि भाई उधर पाकिस्तान लड़ रही है तो मिस्र और चाइना के हथियार से चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम ही भारत ने तबाह कर दिया, तो चाइना वाले की तो घोर बेइज्जती हो गई। भारत की जितनी भी हमने 99% हमने उनकी ड्रोन्स को क्या क्या गिरा दिया, गिराए तो उसके परखच्चे क्या बता रहे हैं कि भाई एक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, सब टर्की का मेड इन टर्की है, मेड इन चाइना है। तो टर्की वाले का प्रचार हो रहा है, अगर कुछ एक आध सफल भी हुआ उनका तो टर्की का प्रचार हुआ वहां पे, और भारत सबकी लंका लगा के S-400 का प्रचार कर रही है और खुद के एयर डिफेंस सिस्टम का प्रचार कर रही है। तो भारत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बेचेगी भी भविष्य में। हमने तो बताया ना कि आकाश हमारा कितना बढ़िया है। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा गुजरात में लगा था, उसने भी काफी अच्छा काम किया। तो रसिया को, यूएस को क्या लगा होगा भाई कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि भाई कि हथियार बेचना है, और बेचेगा कौन, फिर तो ये सब बेचेंगे, रसिया का प्रचार हो रहा है, तो धक्का भी लगा होगा। खैर छोड़ो उस बात को, हम लोग आते हैं अपने काम पे। तो भारत फोर्थ कंट्री बन गया। अब हम लोग क्या है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या रहा है कि देखो कि बाहरी अंतरिक्ष में, आउटसाइडर, इस बाहरी अंतरिक्ष में दो छोटे उपग्रहों को डॉक करने का मतलब होता है जोड़ना, और अनडॉक करने का मतलब होता है अलग करना। तो हमने डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों का प्रक्षेपण किया है। हमने सफल डॉकिंग भी कराई है, यानी जोड़ा भी है, फिर उसको अनडॉकिंग भी कराई है। इसका टाइम भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों का हमने क्या किया है, सफल प्रक्षेपण किया है या परीक्षण किया है। देखो कह रहा है कि स्पेडेक्स मिशन, अब देखो कह रहा है कि जो ये स्पेडेक्स मिशन था, इस स्पेडेक्स मिशन के तहत दो चेजर वो टारगेट को एक साथ जोड़ा गया, यानी डॉकिंग किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे लॉन्च साइट बोल रहा है, कह रहा है कि भाई कि ये जो स्पेडेक्स मिशन के तहत, देखो स्पेडेक्स मिशन के तहत जो भेजे गए थे, तो भेजी कई सारी चीज गई है। जैसे आपकी यहाँ पे क्या बचा गया है, SDX-01, SDX-02, पोयम 4, ठीक है, और इसी पोयम 4 के साथ 14 पेलोड्स भेजे गए थे। इसी पोयम 4 के साथ, अगर मैं सही हूं, 24 पेलोड्स भेजे गए थे। पोयम 4 के साथ क्या है, पोयम 4 क्या है ये भी आपको समझा दूंगा कि पोयम 4 क्या है। ठीक है, तो पोयम 4 के भी परेशान मत होना, इसको भी समझा दूंगा पोयम 4 क्या आगे लिखा हुआ है। ठीक, इसी पोयम 4 के साथ 24 पेलोड्स भेजे गए थे। ठीक है, उसी में एक क्या था, आपका क्रॉप पेलोड था, सब समझने वाले। इतनी सारी चीजें एक साथ भेजी गई थी, लेकिन उसमें जो मेन था वो आपका क्या था, SDX-01 और SDX
02 ये आपका मेन था, ये क्या था, ये आपका मुख्य था। अब देखो इसको समझो, कह रहा है कि इसको कहां से, लॉन्च साइट क्या है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया, और जिस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया वो PSLV C60 थी, और PSLV की ये हमको लग रहा है 63rd उड़ान थी। यहाँ पे कहीं कहीं लिखा है, ये कहीं कहीं तो लिखा है ये PSLV की 63वीं उड़ान थी। अगर सही हो मैं तो, नहीं सही होगा तो दोबारा उसको सही करा दूंगा, ठीक है। तो ये आगे मिल जाएगा, बट मैं कंफर्म हूं कि ये इसकी, कहीं मैंने लिखा है, नोट भी किया है, बट वो अभी मेरी आंख से दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा, कब तक बच के जाएगा ये नमूना, ठीक है, दिख जाएगा, ठीक है। अभी समझो हम लोग कि PSLV 60 से हमने क्या किया, इसका सफल प्रक्षेपण किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां पे, तो PSLV C60 से जब हमने इसका सफल प्रक्षेपण किया, तो इसको, इन दोनों उपग्रह को, जो मेन उपग्रह थे ये दोनों, यानी SDX-01 जिसको हम लोग चेजर कहते हैं, और SDX-02 जिसको हम लोग टारगेट कह रहे हैं, ध्यान देना, SDX-01 यानी कि चेजर है, और SDX-02 ये क्या है, ये आपका टारगेट है, क्या, ये टारगेट है। अब SDX-01 क्या है, SDX-01, ठीक है। तो SDX-01 में आपका हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। इसमें क्या है, हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा है, रिजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। अब ये कैसे वर्क करेगा, क्या इसकी भूमिका, ये अभी समझेंगे। और SDX-02 में क्या है, ठीक है, इसमें दो मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल ठीक है पेलोड्स लगे हैं, इन दोनों का काम भी समझाऊंगा आपको, ध्यान रखना। ये पेपर में थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो ऐसे देख सकते हैं। तो SDX-01 SDX-02 ये तो मेन उपग्रह जो इससे भेजे गए थे, ठीक है, PSLV C60 से। इनको क्या किया गया, इन दोनों उपग्रह को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वृत्ताकार लो अर्थ ऑर्बिट में अलग अलग स्थापित किया गया, ठीक है। तो PSLV C60 ने क्या किया, 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वृत्ताकार LEO पे इनको क्या किया, लो अर्थ ऑर्बिट पे इसको क्या किया, स्थापित किया, ध्यान देना, ठीक है, इसको स्थापित किया, ठीक है, एक सर्कुलर जो लो अर्थ ऑर्बिट था। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर अब हमको क्या करना था, इसको हमको क्या करानी थी, इसकी हमको करानी थी बेसिकली आपको, ठीक है, डॉकिंग कराना था, यानी जोड़ना था। अभी इनके बीच की दूरी कह रहा है कि कक्षा में स्थापित होने के 2 घंटे के भीतर इनके बीच की दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर थी, ठीक है। गोरखपुर से खजनी के बीच की दूरी थी। एक चेजर, गोरखपुर है तो जो आपका टारगेट है वो खजनी है, ठीक है, ध्यान देना। तो इनके बीच की दूरी 2 घंटे बाद क्या मेजर किया गया कि 20 किलोमीटर है, लेकिन हमको इनको जोड़ना है तो नजदीक लेके आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करते गए, ठीक है। कम करते करते हम लोग क्या किए कि देखो, कम करते करते 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर, अंत में डॉकिंग के पूर्व इसको हम लोग 3 मीटर के करीब लेके आए, 3 मीटर के करीब लेके आए, ठीक है, 3 मीटर के करीब लेके आए। और डॉकिंग कराने का हमारा जो डेट फिक्स था, कि हम इसको दिमाग में रखते थे कि हम इनके बीच की जो डॉकिंग कराने वाले थे वो 7 जनवरी को कराने वाले थे। ये डेट आप लोग याद रखना मेरे भाई, डॉकिंग कराने थे 7 जनवरी को, 3 मीटर पे लेके आए। लेकिन हमको पता है कि जब तक हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर लेंगे और थोड़ी सी गड़बड़ी से अगर हमारा मिशन फेल हो जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी क्षति है। तो 7 जनवरी को डॉकिंग को हमने टाला और इसको 2 दिन के लिए टाला, कितना, 9 जनवरी लेके गए। हमने डॉकिंग डिसाइड किया कि हम 9 जनवरी को निर्धारित किया। फिर हमने डॉकिंग को फाइनली 16 जनवरी को अचीव किया। कितने जनवरी को, 16 जनवरी को। तो देखो मैंने ये लिखा है शेड्यूल डॉकिंग डेट, पहले 7 जनवरी था, फिर 9 जनवरी गया और फाइनली अचीव कब हुआ, तो हमने डॉकिंग किया 16 जनवरी को। कब डॉकिंग किया मेरे भाई, 16 जनवरी को डॉकिंग कराई हमने, दोनों SDX-01 और SDX-02 की डॉकिंग करवाई। फिर हमने अनडॉकिंग कब करवाई, तो 13 मार्च को हमने इनका अनडॉकिंग कराया। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डॉकिंग एवं अनडॉकिंग दोनों हमने कराए। तो डॉकिंग कब कराई है, 16 जनवरी, ये डेट याद रखना पड़ेगा। डॉकिंग कब करवाई है,
16 जनवरी को, अनडॉकिंग कब करवाई है 13 मार्च को, 13 मार्च को, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि SDX-02 जो चेजर है वो उसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा है और 2 में क्या है, 2 पेलोड्स हैं, मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग इन फ्यूचर बहुत सारे मिशंस भेजने वाले हैं। जैसे हमने टारगेट किया कि भविष्य में चंद्रमा से कुछ नमूने लाने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम लोग स्टडी कर सके। गगनयान मिशन भेजने वाले हैं, ठीक है। अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बेस स्टेब्लिश करने वाले हैं। भारत का लक्ष्य कब है, भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक हम क्या करेंगे, खुद का 2035 तक भारत क्या करेगी, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्टेब्लिश कर देगी। इसके पहले चरण को पूरा होने का 2028 में इसका पहला मॉड्यूल क्या हो जाएगा, लॉन्च भी किया जाएगा 2028 में। 2035 तक हमारा टारगेट क्या है कि हम क्या करेंगे, भारत का खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे या अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो अब इस टारगेट को पूरा करने में ये वो प्रक्षेपण है, चाहे वो सफलता है जो बहुत कारगर साबित करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि इसी के साथ क्या है कि पोएम 4 मिशन भी गया था, PSLV से 60 से ही पोएम 4 मॉड्यूल भी गया था। PM4 जो पोएम 4 मॉड्यूल है, इसका देखो यहाँ पे नाम है P से PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल्स की गए थे, और इसके साथ कुल 24 पेलोड्स गए थे। उसमें एक पेलोड था जिसका नाम है कॉप्स, और इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था, कॉप्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो इसका नाम यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, क्रॉप्स मॉड्यूल भी गया था। इसका काम क्या है कि भाई बिल्कुल जो माइक्रो ग्रेविटेशन है, यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में क्या करना है, बीजों को लगाना, ये टारगेट था। देखना, अंतरिक्ष में बीज अंकुरण कराना, क्रॉप्स का क्या है, क्रॉप्स का टारगेट क्या था कि अंतरिक्ष में बीज अंकुरण कराना। देखना, स्पेस सीड जर्मिनेशन, ठीक है। स्पेस में क्या कह रहा, सीड का जर्मिनेशन करना। आप लोग सर सीड का जर्मिनेशन या अंकुरण क्यों करवाना पड़ेगा, समझा रहे हैं आपको, ये भी समझाएंगे, ठीक है। और हुआ क्या, इस टेक्नोलॉजी के तहत महज 4 डेज में अंकुरित करवा दिया गया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। तो क्रॉप्स पेलोड का बेसिकली काम क्या था कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में बीज अंकुरण को स्टडी करना। अब मान लो कि ये बीज अंकुरण हो गया, तो अब हम लोग मिशन भेज रहे हैं, मानव मिशन जा रहे हैं, कभी कभी लंबे समय तक मानव मिशन को रोकना पड़ जाता है, तो उनको भोजन उगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है ये भविष्य में, ताकि लंबे प्रवास के समय कोई दिक्कत ना आए जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या है, इसके साथ पोएम 4 मॉड्यूल के साथ ही भारत की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन की भी भारत ने पहला अपना स्पेस रोबोटिक आर्म का सफल संचालन भी किया। इसका नाम था RRMTD। इस पहले अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का नाम क्या था, RRMTD। क्या नाम है, RRMTD। RRMTD मतलब यहां पे देखो, रीलोकेटेबल रोबोटिक, ठीक है, मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटर। ये आपका क्या हो गया, RRMTD नाम से क्या किया गया, एक अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म का भेजा गया था, जिसका सफल संचालन भी वहां पे किया गया, ठीक है। इसका सफल संचालन भी वहां पे क्या किया गया, ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है प्रोबा 3 मिशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रोबा 3 मिशन है। देखो, ये एक सोलर मिशन प्रोबा 3 का सफल प्रक्षेपण भी किया गया PSLV C59 से। एक तो डायरेक्टली आपको क्या जाएगा, फिर यही लिखना है आपको, मिशन वाले क्रम कॉलम में क्या बनाना है, प्रोबा 3 सोलर मिशन प्रोबा 3 किसका मिशन है, तो ये मिशन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। किसका मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। और PSLV C59 जो लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम क्या है, PSLV C59 से इसका प्रक्षेपण किया गया। PSLV C59 से इसका प्रक्षेपण किया गया। ध्यान रखना, इसमें बेसिकली 2 सैटेलाइट्स थे। एक सैटेलाइट का नाम है कोरोनाग्राफ और दूसरे का नाम क्या है, ऑकल्टर, ठीक है, ऑकल्टर। एक का नाम है कोरोनाग्राफ, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है ऑकल्टर। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है ऑकल्टर,
ठीक, इस मिशन का बेसिकली भेजने का जो उद्देश्य था क्या था कि सूर्य के कोरोना का स्टडी करना। कोरोना क्या होता है कि आउटसाइडर एटमॉस्फेयर ऑफ सन, सन का, सूर्य का आउटसाइडर एटमॉस्फेयर जो होता है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। काफी हीटेबल होता है, काफी गर्म होता है। तो सूर्य के कोरोना का ये क्या करेगी, स्टडी करेगी और जो स्पेस वेदर है उसको समझेगी। ठीक है, कौन, तो प्रोबा 3 मिशन, प्रोबा 3 मिशन। लॉन्च स्थल क्या है प्रोबा 3 मिशन का, तो हमने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, लॉन्चिंग साइट क्या हो गया, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश क्या है, इसका लॉन्चिंग साइट, मतलब लॉन्चिंग साइट है। और व्हीकल क्या है, PSLV C-59, जिससे हमने इसको किया। और भारत में पता कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा जिसका नाम है NSIL, इसी ने जाहिर सी बात है ठीक है इसरो की परमिशन के बाद से इसको लॉन्च किया होगा। ठीक है, अब देखो हमने जब इसको लॉन्च किया तो क्या किया कि पृथ्वी, इसको हमने एक अंडाकार कक्षा में स्टेब्लिश किया। ना एक हमने क्या किया, इसको एक अंडाकार कक्षा में स्टेब्लिश किया। PSLV ने इतनी अंडाकार कक्षा में उपग्रह करा कि यह पहला अवसर था जब PSLV ने इतनी अंडाकार कक्षा में इसको किसी सैटेलाइट को पहुंचाया था। यानी PSLV के द्वारा अब तक किसी सैटेलाइट को जिस अंडाकार कक्षा में पहुंचा गया था उससे बड़ी है। देखो कह रहा है कि इस अंडाकार कक्षा की विशेषता क्या है, यहां पे देखो मैंने इसी के लिए लिया हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट था ये। ठीक है, हाईली इलिप्टिकल, ये PSLV C-59 PSLV C-59 से ये प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, अब इस अंडाकार कक्षा की अगर हम लोग अर्थ से मिनिमम दूरी रखेंगे, ठीक है, तो चूंकि अंडाकार शेप में है तो एक जगह से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, एक जगह डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो 600 मिनिमम डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी, मिनिमम दूरी। और 60,530 किलोमीटर क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलती है। 60,530 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो PSLV के द्वारा ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। मतलब भारत ने पहली बार, हम लोग कह सकते हैं हमने पहली बार क्या है, इतनी बड़ी अंडाकार कक्षा में उपग्रह को पहुंचाया है PSLV ने। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हमने पहुंचाया है। ठीक, अच्छा यहां पे देखो C-59 जो था ये 61वीं उड़ान थी। ये क्या है, ये 61वीं उड़ान थी। PSLV C-59 जो है ये इसकी 61वीं उड़ान थी। अच्छा मुझे यहां बताना था। ठीक है, और इसके साथ देना, ये इसकी 61वीं उड़ान थी। इसके साथ क्या किया था, PSLV XL भेजा गया था। देना करा कि इसके साथ क्या है, PSLV XL भेजा गया था। देखो करा यह प्रक्षेपण के लिए इसरो ने PSLV XL का भी प्रयोग किया था। और PSLV XL का क्या है, ये 26वां सफल उड़ान है। ठीक है, तो 61वां उड़ान था किसका, PSLV C-59 का। PSLV का ये 61वीं उड़ान थी PSLV C-59। और इसके साथ में क्या किया था, PSLV XL भेजा था। और PSLV XL की 26वीं सफल उड़ान है, 26वीं सफल उड़ान है। अब देखो प्रोबा 3 मिशन करेगा क्या। प्रोबा 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला कि 2 सैटेलाइट्स हैं। एक सैटेलाइट का नाम क्या है, ऑकल्टर है। ऑकल्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ऑकल्टर के बारे में मैंने बताया कि आपको पहले जो कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑकल्टर क्या करेगी, वो ऑकल्टर उपग्रह सूर्य की डिस्क को ढक लेगा। ऑकल्टर उपग्रह क्या करेगा कि सूर्य की जो डिस्क है उसको कवर करेगा। और जो कोरोनाग्राफ है, कोरोनाग्राफ सैटेलाइट, नाम में ही कोरोना वर्ड है, तो कोरोनाग्राफ सैटेलाइट क्या करेगा, सूर्य के कोरोना का स्टडी करेगा। तो यहाँ पे दोनों का वर्क क्या है, दोनों का काम क्या है, इसको लिखा हुआ है। तो ऑकल्टर क्या करेगा कि सूर्य की डिस्क को ढकेगा। ऑकल्टर क्या है, 240 kg की है। ऑकल्टर क्या है, 240 kg की है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका काम क्या है कि सूर्य की डिस्क को ढकना। इसका काम क्या होगा, सूर्य की डिस्क को ढकना, सूर्य की डिस्क को ढकना, ये ऑकल्टर का काम हो गया। ऑकल्टर का काम हो गया। और कोरोनाग्राफ का क्या काम हो गया, तो कोरोनाग्राफ का बेसिकली जो मेरे भाई आपका काम हो गया, ये क्या करेगा, ये सूर्य के चारों ओर कोरोना की स्टडी करेगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर का जो कोरोना है उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली कोरोना की स्टडी, सूर्य की कोरोना की स्टडी करेगा। लिख देते हैं, सूर्य के कोरोना की स्टडी करेगा, या अध्ययन करेगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा बेसिकली प्रोब 3 मिशन। अच्छा ये तो 120% पेपर में क्वेश्चन बन के आने वाला है। देखो हुआ रहता, सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को धरती से निकली थी क्रू फाइट टेस्ट मिशन के तहत।
क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे क्रू मेंबर्स भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष मेंबर्स भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री भेजे जाते हैं, तो उनका फ्लाइट टेस्ट मिशन था। ये सच में नाम जो रखा गया था काम के अकॉर्डिंग रखा गया था। तो इस टेस्ट मिशन भेजा गया था 5 जून 2024 को। 8 दिवसीय ये मिशन था। लेकिन होता क्या है कि बेसिकली कुछ तकनीकी खराबियां आ जाती हैं जिसकी वजह से इनको लंबा समय रुक जाना पड़ता है। तो हम सबसे क्या करेंगे, पहले क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन को समझेंगे, क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन समझेंगे, और इसके बारे में हमको लगता है लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, देखना लास्ट जो डॉट पॉइंट है वो वहां पे सबसे लास्ट देखो यहां पे लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि सुनीता विलियम्स और इनके जो साथी थे वुच विल्मोर, ये क्या है, इन्होंने क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत ये अंतरिक्ष जाते हैं। और जो क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था ये नासा और बोइंग का संयुक्त मिशन था। समझना, पहले हमको क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन को समझना होगा। तो ये क्या था, ये नासा और बोइंग का संयुक्त मिशन था। नासा और बोइंग का संयुक्त मिशन था। ये क्या था, ये 8 दिवसीय 8 दिन का ये एक मिशन था। 8 दिवसीय मिशन था। नाम में क्या है कि फ्लाइट टेस्ट मिशन था, अर्थात इसका उद्देश्य क्या था कि बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाकर उन्हें वापस लाने की क्षमता का टेस्ट करना था। लेकिन थ्रस्टर्स यानी इंजन में कुछ खराबी आ गई, कुछ दिक्कतें आ गई, जिसके कारण ये 8 दिन का दिन ऐसा था कि बीतते नहीं बीता था। काफी सारी वीडियोस आई होंगी, आप लोग एक्टिव रहोगे तो जरूर देखोगे। ठीक है, उसके बाद से लंबे समय तक यूएसए ने कई सारे प्लान्स बनाए और फाइनली एक प्लान्स बनता है, और वो प्लान ये बनता है कि ड्रैगन स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल भेजा जाता है। ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 नामक एक ड्रैगन कैप्सूल भेजा जाता है, उसका नाम था क्रू 9। ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 भेजा जाता है। ठीक है, और ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 के तहत क्या है भाई, इधर से 2 लोग जाते हैं ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 में, इधर से 2 लोग जाते हैं, उधर जो 2 लोग फंसे हुए थे उनको लेके आएंगे। तो कौन से 2 लोग फंसे थे, तो सुनीता विलियम्स के साथ आपकी वुच विल्मोर फंसे हुए थे। ठीक है, ये 2 लोग फंसे थे। और इस क्रू 9 मिशन के तहत जो ड्रैगन कैप्सूल था उसके तहत क्या है, निक, यहां पे देखो उनका नाम लिखा गया हो इन लोग का, यहां पे लिखा गया है निक हेग और अलेक्जेंड्र गोर्बुनोव, ये 2 लोग इधर से जाते हैं इस मिशन के तहत, उधर से लौट के 4 लोग आएंगे। निक हेग अमेरिका के हैं और अलेक्जेंड्र गोर्बुनोव ये लोग जाते हैं और उनको लेके आते हैं। तो देखो ये लेके कब आए, 19 मार्च 2025 को धरती पर सुरक्षित वापसी की। ना तो 5 मार्च 2024 को ये यहां से गई और आई कब आई, अब ये 19 मार्च 2025 को, टोटल 9 महीने 14 दिन की यात्रा के बाद। यात्रा कितने दिवस की थी, 8 दिन की। तो हमेशा टफ कंडीशन के लिए खुद को तैयार करो। अगर ये टफ कंडीशन में खुद को तैयार नहीं होती तो इतनी बड़ी उपलब्धि पा भी नहीं पाती। ठीक है, तो 5 जून 2024 से डेट भी याद रखना मेरे भाई, 9 महीने 14 दिन लगे। ठीक है, और वापस कब आई, तो 19 मार्च 2025 को। ध्यान दो, ध्यान दो। जब ये वापस 19 मार्च 2025 को आती हैं तो जाहिर सी बात है कि लंबे समय तक क्या है, ये 9 मार्च 14 दिन रही है अंतरिक्ष में। तो एक बार थोड़ा हमको बॉडी, एक बार क्या होता है हमको इनको, जैसे हम लोग कोविड में नहीं करते थे, लोगों को क्या करते, अलग शेल्टर होम्स में या हम लोग बेसिकली अलग रखते थे, एक स्पेस में रखते थे भाई, ताकि कोई बीमारी हो तो उसका निवारण किया जा सके। ठीक है, वो ऐसा ना कि कोई महामारी फैल जाए भारत में। ठीक है, मतलब विश्व में। तो इनको क्या किया गया, जब ये आती हैं 19 मार्च 2025 को, जब ये धरती पे वापसी करती हैं, तो 45 दिनों के लिए इनका एक पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया। 45, इनका पैर और काम नहीं करता, 45 डे के लिए इनको ये ह्यूस्टन में रहेंगे। कहां पे, ह्यूस्टन में। इनको 45 डेज का एक क्या किया गया, एक ह्यूस्टन में इनका एक क्या किया गया, एक कार्यक्रम स्टेब्लिश किया गया, बेसिकली 45 डेज, ताकि इनका वहां पे पुनर्वास करा जा सके। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, इनकी जो वापसी हुई थी 19 मार्च को, यहाँ पे कहीं लिखा है कि नहीं लिखा गया है, फ्लोरिडा के समुद्र तट पे हुई थी। ये दिमाग में रखना आप लोग, कहीं तो लिखा ही क्या होगा। ठीक है, नहीं क्या लिखा गया दिमाग में, कि फ्लोरिडा समुद्र तट में। ठीक है, और इनकी क्या है, जो ये ड्रैगन कैप्सूल था ये उतरा था फ्लोरिडा समुद्र तट पे। ठीक है, और वहां से ह्यूस्टन में इनको 45 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया, आप लोग कह सकते हैं। जो 4 मेंबर्स थे, मतलब 2 तो ऑलरेडी फंसे थे, सुनीता विलियम्स के साथ वुच विल्मोर। देखो आप लोग ये नहीं ध्यान दोगे तो कहीं वुच विल्मोर के बारे में पूछ दे यही कि सुनीता विलियम्स के साथ कौन फंसा था, तो सुनीता विलियम्स के साथ वुच विल्मोर फंसी हुई थी। कौन, वुच विल्मोर फंसे हुए थे, वुच विल्मोर। ठीक है, और इधर से कौन गया, तो निक हेग और अलेक्जेंड्र गोर्बुनोव। अब देखो याद करने का तरीका बड़ा आसान है, जो फंसा हुआ था। ठीक है, फंसने वाले पर्सनालिटी का नाम था सुनीता विल्सन। और दूसरी वाली पर्सनालिटी का जो नाम है वो विल्सन की जगह क्या है, विल्मोर है, बुच विल्मोर है।
ठीक है, तो वी कॉमन है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो हम लोग ये भी कहते थे V2 फंसे हुए थे, V2 फंसे हुए थे, आप डाउट में आओ तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इसरो ने विकसित किए स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इसरो ने अभी हाल ही में 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए, जो कि न्यूज में इसरो डेवलप्स इंडिजिनस 30 इंडिजिनस है, ये दिमाग में रखना, इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और जिस दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की का विकास किया गया है उसका नाम क्या है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विक्रम 3201 क्या है और कल्पना 3201 क्या है। तो इंडिजिनस रूप में इसरो द्वारा विकसित ये क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोफेशर नहीं, प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों इनको डेवलप किया गया, तो उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य था अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, जानना, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ये उद्देश्य था, ये क्या था, ये उद्देश्य था। कह रहा है विक्रम 3201 भारत में निर्मित पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे प्रक्षेपण वाहनों के प्रयोग के लिए प्रक्षेपण वाहनों में प्रयोग किया जाएगा। तो ये फुली इंडिजिनस है, पूर्णतः भारत में निर्मित है, यानी फुली इंडिजिनस है। उपयोग क्या होगा, तो इसका उपयोग जो प्रक्षेपण वाहन होते हैं, जो प्रक्षेपण वाहन होते हैं जब, ठीक है, तो उन प्रक्षेपण वाहनों में इसको यूज किया जाएगा। इसका विकास किसने किया, इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा, ठीक है, चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से बनाया गया, ठीक है। चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा बनाया गया, इसको बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, के द्वारा बनाया गया। इसमें सहयोग लिया गया सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो चंडीगढ़ में स्थित है। अब कल्पना 3201 के बारे में बोल रहा है, कह रहा है कि कल्पना 3201 यह एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या है, ये इसके बारे में कह रहा है कि कल्पना 3201 यह एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज वाला, ठीक है, 32 बिट स्पार्क V8 रिस्क यानी RISC माइक्रो प्रोसेसर है। एक तो ये दिमाग में रखना है। कह रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में जो IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है, ठीक है, इसको सीधा दिमाग में रखना है, इसी तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा रीडिंग कर लेना है। एक क्या है, यह एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। सेकंड, ये IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद से जो आगे का करंट अफेयर वो कल देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बचा यार, देख लो, खत्म करो इसको। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के चारों ओर क्या किया, अभी आइंस्टीन रिंग की खोज की है, ध्यान रखना, आकाशगंगा के चारों ओर। अब बात आती है कि वैज्ञानिकों ने किस आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है, पेपर में क्वेश्चन बन कर सकता है। तो उस आकाशगंगा का नाम है NGC 6505। NGC 6505 नामक आकाशगंगा के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। NGC 6505, NGC 65, ठीक है, 05, ठीक है, ध्यान रखो। अब कह रहा है कि आइंस्टीन रिंग होता क्या है, देखो, तो कह रहा है आइंस्टीन रिंग यह एक गोलाकार प्रकाश संरचना है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि आइंस्टीन रिंग, थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैं, वो फोन आ गया था। आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार संरचना है, एक गोलाकार प्रकाश संरचना है, जो कि बेसिकली आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के थ्रू, जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है, उस सिद्धांत के थ्रू बनती है,
उस सिद्धांत के थ्रू बनती है। कह रहा है कि कैसे बनती है, तो कह रहा है कि मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है, फॉर एग्जांपल जैसे एक आकाशगंगा, ये क्या है, आकाशगंगा एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है। तो जब मान लो किसी बड़े सोर्स से क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो आकाशगंगा क्या करेगी, ठीक है, तो दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश जो होते हैं वो इसकी ओर मुड़ेंगे और एक क्या करते हैं, एक रिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, इसको आइंस्टीन रिंग कहते हैं। क्योंकि आइंस्टीन रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत यही कहता है, तो सापेक्षता के सिद्धांत के थ्रू प्रूफ हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग आइंस्टीन रिंग के नाम से भी जानते हैं। कह रहा कि पहली आइंस्टीन रिंग की खोज 1987 में की गई थी। यह एक दुर्लभ रिंग है, 1% से कम आकाशगंगाओं में पाई जाती है, यानी ये सभी आकाशगंगाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को, अच्छा ये देखा कहाँ गया, ये जो आपका आइंस्टीन रिंग था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 519 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, अब बताओ लाइट ईयर कहते किसे हैं, लाइट ईयर कहते किसे हैं, आप बताओ। एक लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग 519 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, लगभग कितना, 519 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और वहां पे आइंस्टीन रिंग की खोज की गई, किस टेलीस्कोप से की गई, तो यूक्लिड टेलीस्कोप को जब आप पहली बार पेपर आपका टला था, मतलब मार्च में 17 मार्च को पेपर होना था ना यूबीपीएसएस का, तब आप करंट अफेयर में यूक्लिड टेलीस्कोप पढ़े थे, यूक्लिड टेलीस्कोप को 2023 में स्टेब्लिश किया गया था, वर्ष 2023 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 किस व्हीकल के थ्रू, तो फॉल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, इसको स्पेस एक्स के पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 2, ठीक है, लैंग्रेजियन पॉइंट 2 पर स्टेब्लिश किया गया था, लैंग्रेजियन पॉइंट 2 L2 लैंग्रेजियन पॉइंट 2 पे इसको स्टेब्लिश किया गया था, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। नेक्स्ट क्या है, नासा के चंद्र मिशन लूनर ट्रेल ब्लेजर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग हुई है। देखना नासा का एक मिशन है लूनर ट्रेल ब्लेजर 2, देखना लूनर ट्रेल ब्लेजर 2 की सफल लैंडिंग हुई है, इसको देखते हैं कहां पे, तो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। ठीक है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, तो आप हेडिंग ये डालना, मतलब वो कॉलम वाले में लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन किसका है, तो नासा का है। ठीक है, कहां पहुंचा, तो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा। एम क्या है, तो चांद की सतह पर पानी की खोज करना, चांद की सतह पर पानी की खोज करना। किस व्हीकल से भेजा गया, किस रॉकेट से, फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया। कह रहा कि इस मिशन में एथेना नामक एक लैंडर भी था, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एथेना लैंडर इसलिए है, कह रहा कि एक लैंडर भी है जो 6 मार्च 2025 को चांद के दक्षिणी ध्रुव में स्थित मोन्स मूटन पठार पर उतरने वाला था। ये पर बेसिकली एक साइट डिसाइड किया गया था, उस बेसिकली टारगेटेड साइट पे उतरने वाला था, लेकिन जो डिसाइडेड पॉइंट था, जो लोकेशन था, उससे 20 फीट की दूरी पर उतरा। तो यहाँ पे देखो कह रहा कि एथेना लैंडर जो था, ये दक्षिणी ध्रुव पे जो मोन्स आपका मूटन जो प्लेटू था, पठार था, वहां पे एक लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे उतरने वाला था, उससे 20 फीट की दूरी पर उतरा, वो उस एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं उतरा। ठीक है, ये जो एथेना लैंडर था, इसको इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा बनाया गया था, इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक कंपनी IM इंस्टीट्यूटिव मशीन्स, इसके द्वारा बनाया गया था। इसके साथ साथ क्या है कि नोकिया का 4G टेस्टिंग भी इंडायरेक्टली यहां पे किया गया। कैसे, तो कह रहा है इस मिशन को नोकिया की 4G की मदद से मोबाइल नेटवर्क और चंद्रमा पर संसाधनों के प्रयोग का परीक्षण किया गया। तो दिमाग रखना कि नोकिया की 4G टेक्नोलॉजी का यहां पे परीक्षण भी किया गया। ठीक है, कहां पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, यहाँ पे बाकी बता रहा है कि इस मिशन की कितनी लागत थी। कह रहा है इस मिशन के साथ ओडिन और चिमेरा GEO-1 नामक एक अन्य यान भी गया था। देखना इसमें इस मिशन के साथ क्या है, ओडिन प्लस चिमेरा GEO नामक क्या है, एक और अंतरिक्ष यान गया था, अन्य यान थे, ये अन्य यान थे जो इस मिशन के साथ गए हुए थे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आप बताना भाई क्लास कैसी लगी, मजा आया तो अच्छी बात, कुछ सुझाव देना है तो जरूर बताना, और आरओ के लिए मेरे भाई दम मार के लग जाओ, गलती करोगे तो भुगतोगे, गलती नहीं करोगे तो सचिवालय में मजे करोगे। जय हिंद।